अब विषय को यहाँ पे थोड़ा सा घुमाते हैं और बात करते हैं कुछ बिग मार्केट वॉइसेस में। इस कड़ी में हमारे साथ आज गौतम त्रिवेदी साहब जुड़े हैं बात करने के लिए, को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर नीपिन कैपिटल के। गौतम जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है और बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है आपसे सर। बहुत कुछ बीत गया इस बीच, इतना बड़ा अगर आप देखें इलेक्शन की प्रक्रिया, फिर रिजल्ट्स, सरकार का अगर आप देखें गठन, अर्निंग सीजन भी साथ साथ में बीत गया इसके। एक चीज़ अच्छी हो रही है सर जिस पर मैं आपका पहले नज़रिया लेना चाहूँगा। इस इलेक्शन से ठीक पहले ग्लोबल मार्केट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, हम साइडवेज थे, स्पेशली चाइनीज़ मार्केट, हांगकांग के मार्केट्स बहुत अच्छा कर रहे थे, ओवरसीज कैपिटल काफ़ी उनको चेस कर रही थी। अभी सडनली हम पिछले 10 दिन से देख रहे हैं, स्पेशली ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, पैसा बाहर से भी आ रहा है, एफआईएस के पैसे आ रहे हैं। क्या आउटलुक बन रहा है इन मौजूदा डायनेमिक्स पे भारतीय मार्केट्स का, और ये सडन आई थिंक जो इनफ्लो बढ़े हैं, इसका कोई खास कारण सर? तो मेरा आपकी बात सही है कि पिछले 10 दिनों में जो एफआईआईज की जो जिस तरह से वो इंडिया को देख रहे थे, मैं इनफैक्ट उसके पहले कुछ और बोलना चाहता हूं कि मैं अमेरिका गया था पिछले महीने और काफ़ी इन्वेस्टर्स को, एसेट एलोकेटर्स को मिल के आया हूं और उनका थोड़ा फीडबैक आपको देना था। तो ये मुझे लगता है कि जितने लोगों से मैं मिला अमेरिका में, उन्होंने बताया कि पिछले करीबन 3 सालों से इंडिया महंगा रहा है उनके लिए वैल्यूएशन वाइज, और चाइना के हिसाब से देखें तो वी आर मोर देन 150% प्रीमियम पे हम लोग इंडियन मार्केट पीई वैल्यूएशन के बेसिस पे चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि हमको मार्केट बहुत महंगा लग रहा है। तो मैंने पूछा कि पिछले 3 सालों में भी इंडिया महंगा रहा है, लेकिन इस साल आप लोगों ने क्यों करीबन $3 बिलियन का सेलिंग किया है, नेट सेलिंग की बात कर रहा हूं, और अब आपको इंडिया महंगा क्यों लग रहा है? तो उन्होंने बताया कि चाइना की सरकार जो है, उन्होंने काफी रिफॉर्म्स अनाउंस किए जिसकी वजह से शायद इंप्रूवमेंट आए उनकी इकोनॉमी में स्टिमुलेशन आए, रिवाइवल हुए। तो ये एक्सपेक्टेशन की वजह से आप इस साल जो पैसा देखें जो आया है अक्रॉस एशिया, $33 बिलियन गए हैं जापान में, कोरिया में $16 बिलियन का नेट इन्वेस्टमेंट हुआ है, ईयर टू डेट की बात कर रहा हूं, जनवरी से अब तक। और फिर चाइना है 12.5 बिलियन, ताइवान है 6 बिलियन, और हमारा -3 बिलियन है। तो ये नंबर जो पिछले साल 21 बिलियन पॉजिटिव नंबर था, इस साल 3 बिलियन करीबन नेगेटिव हो चुका है। ये आपकी बात सही है कि पिछले 10 दिनों में एफआईआईज का सुझाव इंडिया के लिए इंप्रूव हुआ है, और जो उनको, और ये एक सवाल जो मेरे को लगातार पूछा गया कि मोदी जी आएंगे कि नहीं तीसरे टर्म के लिए। अब मोदी जी आ गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी जो कोalition गवर्नमेंट है और फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट में थोड़ा फर्क पड़ना चाहिए, और लोग देखेंगे कि बजट कैसा रहेगा और आने वाले चंद महीनों में जो स्टेट इलेक्शंस है उनका मार्केट पे क्या असर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो पैसा डेफिनेटली आएगा, लेकिन वी हैव 2-3 इवेंट्स जो बड़ी इवेंट्स है जिसके बाद एफआईआईज विल डिसाइड आना है कि नहीं आना। ठीक है सर। इनफैक्ट मैं जिस प्रश्न का उत्तर चाह रहा था आपने बखूबी दे भी दिया, और एग्जैक्टली अगर आप देखें एफपीआई का पर्सपेक्टिव इंडिया को लेकर क्या है। अच्छा गौतम सर, अब एग्जैक्टली 2-3 चीज़ें जो गुजरी, जैसे सरकार का गठन, और आई थिंक जो की मिनिस्ट्रीज थी सरकार के, मतलब बीजेपी के पास ही रही, इसी थीम पर हमने काफ़ी पैसा कमाया है। पीएसयूज़ को देख लीजिए, रेलवेज़ को देख लीजिए, आप डिफेंस कंपनियों को देख लीजिए, और आज तो डिफेंस सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। ओएमसीज को देखिए, जो प्राइसिंग पॉलिसी रही है सरकार की, आपका व्यू क्या कह रहा है सर? क्या ये थीम अभी भी चलेगी, और या फिर इसके वनस्पत कोई और थीम भी आपको इस वक्त अच्छी लग रही है चेज करने लायक? मुझे लगता है कि आपकी बात सही है कि पीएसयूज पिछले करीबन 2 या 2.5 सालों में काफी चल पड़े, और इसकी एक बड़ी वजह है, जो आप बैंक्स को देखिए फॉर एग्जांपल, जो बैंक्स में जिस तरह से पिछली सरकार में, यूपीए की बात कर रहा हूं, जहां पे बैंक्स वर आई वुड से अनकंफर्टेबल कि जिस प्रमोटर ने फ्रॉड किया हो या उनके पीछे जाने के लिए उतना कंफर्ट नहीं था, उतनी तेजी नहीं थी। जो ये सरकार
आने के बाद हो रही है। तो ये मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स के लिए सबसे बड़ी खबर है कि अब वो फ्रॉड और जो जो प्रमोटर्स मतलब जो पैसा लूट रहे थे उन पे पाबंदी आ गई है। ना तो सरकार सपोर्ट कर रही है और अब बैंक्स भी तेजी से उनके पीछे जा रही है। सो दैट इज नंबर वन, दैट्स अ बिग पॉजिटिव। दूसरा आप जो देखिए जो सरकार का करीबन एक्सपेंडिचर जो है, हम पिछले 3 सालों से देखते आ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स कुछ खास बढ़ नहीं रहा है। इंडिया के जो 5 या 6 बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स है, अडानी है, अंबानी है और टाटास है, बिरलास है, उनके अलावा जेएसडब्ल्यू ग्रुप है, उनके अलावा 5, 6 या 7, 8 ग्रुप के अलावा बड़ा कैपेक्स नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि अभी भी पूरे जो हिंदुस्तान में जो कैपेक्स है तो अभी आज की तारीख में फिर भी भारतीय सरकार ही कर रही है। और वो जब जब तक ये बर्डन ऑफ डूइंग द इंक्रीमेंटल कैपेक्स भारतीय सरकार पर रहेगा, मुझे लगता है पीएसयू कंपनीज को बेनिफिट होगा ही होगा। आप रेलवेज में देखिए, डिफेंस में देखिए, तो काफी पीएसयू कंपनीज को फायदा हो रहा है। तो मुझे लगता है ये दिस विल कंटिन्यू। आपका दूसरा जो प्रश्न है रिगार्डिंग कि अगले आने वाले कल में कौन से सेक्टर, कौन से क्षेत्र में बढ़ावा आ सकता है, मुझे लगता है कि डेटा सेंटर बिजनेस जो आज की तारीख में काफी छोटा बिजनेस है, आने वाले 5 या 10 सालों में बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता नहीं है कि मार्केट में कोई डायरेक्ट वे है टू प्ले डेटा सेंटर्स, मतलब कोई लिस्टेड कंपनी आई नहीं है जो सिर्फ डेटा सेंटर का बिजनेस प्योर प्ले नहीं है। लेकिन उसका एक अलग तरीके से आप ये सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो, विच इज वाया पावर कंपनीज। और डेटा सेंटर में पावर की बहुत ज़रूरत होती है। आप अमेरिका में देखिए कि डेटा आने वाले 6 या 7 सालों में डेटा सेंटर का जो पावर कंजम्पशन है आज की तारीख में 83%, 3% ऑफ टोटल पावर डिमांड अमेरिका में, वो 3% अभी 8% होने वाला है बाय 2030। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि इंडिया में भी पावर कंपनीज में बी अ बेटर वे टू प्ले डेटा सेंटर। मुझे लगता है ये एक क्षेत्र है जहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा। और सरकार ने वैसे तो घोषित कर दिया है कि बड़ी जो सोशल मीडिया कंपनीज है, अमेजॉन है, एप्पल है, सबको बताया कि इंडियन सिटीजन्स का डेटा इंडिया में रहेगा, आप बाहर के सर्वर पे या डेटा सेंटर पे आप नहीं लगा सकते हो। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि डेटा सेंटर बिजनेस विल बी अ बिग बूमिंग बिजनेस आने वाले 5 से 10 सालों। ओके, डेटा सेंटर और डेटा सेंटर से एक बड़ा प्ले क्लियरली वो पावर कंपनियों में आता हुआ दिखाई देगा। कुछ ही देर पहले गौतम हम मेक्सिको की लिस्टिंग पर नज़र डाल रहे थे और एक और पारी की शुरुआत यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो पूरी बकेट है ट्रैवल एंड टूरिज्म वाला स्पेस, जिसमें आप एयरलाइन कंपनियां, ऐसे ओटीए प्लेयर्स या फिर सीधे होटल स्टॉक्स भी ले सकते हैं, यहाँ पर हमने देखा है कि पिछले साल में बहुत तगड़ा पैसा बना। इनफैक्ट पोस्ट कोविड वाज द गोल्डन एरा फॉर दी स्टॉक्स। लेकिन करंट लेवल्स पर वैल्यूएशन, किस तरह के रिटर्न्स की उम्मीद जताई जा सकती है? वैल्यूएशन वैसे तो पूरे मार्केट का महंगा है, तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ होटल स्टॉक्स या एयरलाइन स्टॉक्स महंगे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ पे आपको ग्रोथ दिख रहा है आने वाले 4, 5, 10 सालों में, मुझे लगता है ट्रैवल एंड टूरिज्म, मुझे अभी भी लगता है कि वी हैव नॉट इवन गॉन टू 10% जो पोटेंशियल है। और जो सरकार टूरिज्म इंडस्ट्री में फोकस करे, रिलीजियस टूरिज्म को सरकार ने बहुत बड़ा बढ़ावा दिया है, लेकिन जो नॉर्मल टूरिज्म, इनबाउंड टूरिज्म, जो फॉरेन टूरिज्म की बात कर रहा हूं मैं, और उसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, नॉट ओनली कि भाई आप फ्लाइट्स बढ़ाओ और लोगों को यहाँ लेके आओ, लेकिन होटल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड्स है वगैरह, वो जो उस पर जो सरकार फोकस करे तो उसमें जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होगी इट विल बी ह्यूमंगस। आज की तारीख में भी आप देखिए थाईलैंड जैसी छोटे देश में 25 मिलियन टूरिस्ट आते हैं, हमारे देश में इतने क्यों नहीं आ सकते? 25 क्या 50 मिलियन आ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये सेक्टर में जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है आने वाले 5 या 10 सालों में विल बी ह्यूज। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज।
और होपफुली वो और भी स्ट्रीमलाइन होंगी और इस सेक्टर को फेवर करेंगी। अच्छा, एक स्पेस जहां पर आज हम सुबह से काफ़ी तेज़ी देख रहे हैं वो है ऑटो कंपनियां। ऑफ कोर्स एमएनएम के इन्वेस्टर डे में कई सारी चीज़ें हाईलाइट हुई हैं। दूसरी तरफ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट होगा जब Hyundai भारत में आएगा, लिस्ट होने की तैयारी उनकी हो चुकी है, IPO दाखिल कर दिया है। यहाँ पर आपकी अप्रोच क्या रहेगी? 4 व्हीलर स्पेस क्या और भी अट्रैक्टिव हो चला है एट दिस पॉइंट इन टाइम? डिमांड डेफिनेटली बढ़ रही है। एमएनएम खुद कहता है कि 2030 तक वो 23 नए लॉन्चेस, जिसमें कुछ ऑफ कोर्स एलसीवी लॉन्चेस भी होंगे, लेकिन 13 एसयूवीज जिसमें दोनों आइस और ईवी है। क्या ये एक बिजनेस है जहां पर और भी रिटर्न्स बन पाएंगे, स्पेशली एमएनएम जैसे स्टॉक में जो एक आउट परफॉर्मर वैसे भी रहा है? मुझे लगता है कि एमएनएम या दूसरी जो ऑटो कंपनीज है, उनके दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। मुझे मुझे लगता है कि जो इकोनॉमी में थोड़ा जो स्लो डाउन आ चुका है, आप रिटेल में भी देखिए तो आप रिटेल कंपनीज को भी पूछे तो वो लोग को भी लग रहा है कि पिछले करीबन 6 महीने से थोड़ा स्लो डाउन आ चुका है इन रिटेल सेल्स। एंड जो रिटेल में इम्पैक्ट आएगा तो डेफिनेटली ऑटो सेल्स में भी आएगा। मैं पैसेंजर की बात कर रहा हूँ, पैसेंजर कार्स। 2 व्हीलर्स का मार्केट थोड़ा अलग है, बिकॉज उसमें रूरल इंडिया, जो गांवों में जो 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 किसान है वो भी 2 व्हीलर्स खरीदते हैं। तो ये पैसेंजर व्हीकल इज स्टिल मोर अर्बन, और वो अर्बन एरिया में मुझे लगता है अभी भी थोड़ा स्लो डाउन है। तो ये स्टॉक्स काफ़ी चल चुके हैं और मुझे लगता है कि ये भाव में शायद रुकना बेहतर रहेगा इंस्टेड ऑफ पुटिंग मोर। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जो करीबन 4 मिलियन गाड़ियां जो इंडिया में बिकी पिछले साल, ये 4 का 6 का 8, मतलब ये बढ़ावा तो मैं देख सकता हूँ आने वाले कुछ सालों में। लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है कि ऑटो स्टॉक्स काफ़ी चल चुके हैं। ओके गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने अपना Thank एक you. पर्सपेक्टिव रखा है यहाँ पर सभी सेक्टर से। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।